हेलो, गुड इवनिंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सारे लोग और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन। तो हम कवर कर रहे हैं यूनिट 7 ऑफ यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, जिसमें हमने अब तक कई 7-8 वीडियोस पढ़ ली हैं यूनिट 7 की, एंड दिस इज़ आई थिंक 8th वीडियो ऑफ द सेम यूनिट। ओके, तो जिसमें हम पढ़ने वाले हैं स्टेट लेजिस्लेटिव और स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में। इससे पहले हमने यूनियन एग्जीक्यूटिव और यूनियन लेजिस्लेचर के बारे में एक डिटेल और कंप्लीट स्टडी की थी, जिसकी वीडियो आई होप आप सारे लोगों ने देख ली होगी और उसके प्रॉपर नोट्स वगैरह बना लिए होंगे, क्योंकि मैंने सारी वीडियो जब पूरा सिलेबस पढ़ाया था वो सारी चीज़ें कवर कराई थी। तो मैंने आपसे बोला था कि आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ रिमेंबर नहीं रख सकते, ठीक है। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप भूल जाओगे, तो उनको आपको नोट डाउन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिसमें यूनियन एग्जीक्यूटिव की अगर मैं बात कहूँ तो आपको सारे प्रेसिडेंट के सीक्वेंस में नाम पता होने चाहिए, ठीक है। और अभी क्या क्या हुआ रहा है, थोड़ा सा चेंजेस ला रहे हैं यूजीसी नेट पेपर की अगर मैं बात करूँ तो उसमें ये पूछ रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रेसिडेंट हैं जिनका रिमूवल हुआ है, या फिर कौन कौन से ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो कि ड्यूरिंग ऑफिस ऑफ के टाइम में उनकी डेथ हो गई है, या फिर कितने ऐसे चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं जो बाद में चल के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा हटके, थोड़ा एनटीए ने थोड़ा पेपर का पैटर्न बनाया है, जो कि एग्जाम में अक्सर इस तरीके के क्वेश्चंस पूछते जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको एक जब थॉरो अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि क्या क्या पावर्स हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट की हुई, चाहे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की हुई, और चाहे वो प्राइम मिनिस्टर की हुई, तो एक आपकी खुद की पर्सनल ड्यूटी ये बनती है कि आप उनके नाम को याद रखें, ठीक है। नाम तो देखो याद ही करने पड़ेंगे, इसका कोई ट्रिक नहीं है कि आपको नाम के लिए कोई ट्रिक याद रहे। तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए, बल्कि इनका टेन्योर भी पता होना चाहिए, इतने टाइम से इतने टाइम तक ये रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने इससे पहले यूनियन एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को नहीं समझाया, देन प्लीज़ मेक श्योर कि पहले आप वो वाली वीडियोस देख लें, उसको अच्छे से कवर कर लें, देन इस वीडियो पर आए, ठीक है। क्योंकि सेम स्ट्रक्चर एकदम पैरेलली आपको स्टेट पर देखने को मिलेगा। तो आप अगर यूनियन पर समझ कर आएंगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी किस तरीके से स्टेट के पर्सपेक्टिव पे सरकार जो होती है वो वर्क करती है, ठीक है। तो आई होप इतना तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारी जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है प्लस स्टेट लेजिस्लेचर है उसको, ठीक है। मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, जुकाम हो रखा है, ठीक है। तो मेरी आवाज़ थोड़ी सी लाइक हो सकता है उसकी थोड़ी पिच बहुत ज़्यादा भारी हो गई हो, ठीक है। देन बी कोऑपरेटिव, हमें तो बस पढ़ना है, सिलेबस कवर करना है, क्योंकि दिसंबर में ज़्यादा टाइम नहीं रहा है। अभी वेडिंग सीजन चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा मेरे भी घर के आसपास डीजे वीजे लगे रहते हैं, तो मुझको भी टाइम नहीं मिलता है वीडियो बनाने का, बट स्टिल मैं टाइम निकाल कर ये करती हूँ, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट आर द इंटीग्रल यूनिट ऑफ इंडियन यूनियन। ओके, तो देखो इंडियन यूनियन का जो इंटीग्रल पार्ट है वो कौन है, स्टेट्स हैं। एक कमिंग टुगेदर फेडरेशन या फिर जस्ट होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के बारे में अगर आपने थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की होगी तो आपको पता होगा, जब बहुत सारे स्टेट्स मिलकर क्या करते हैं, यूनियन बनाते हैं, तो उसको कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ स्टेट जो यूनियन होता है वो जो थोड़ा सा पावरफुल होता है, ठीक है, और वो सारे स्टेट्स को क्या कर रखा होता है, होल्ड किया होता है, मतलब पकड़े हुए होता है, तो उसको होल्डिंग फेडरेशन कहते हैं, ठीक है। ये टर्म्स यूज़ करते हैं। तो उसी तरीके से जो इंडियन यूनियन है वो स्टेट उसका एक इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है, ठीक है, उसको अलग नहीं किया जा सकता। अगर आप इंडियन यूनियन से उसके सारे स्टेट्स अलग कर दोगे, मान लो दिल्ली अलग कर दिया आपने, बिहार उत्तराखंड सब अलग कर दिया, तो इंडियन यूनियन में बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा। स्टेट्स ही जाकर क्या बनाते हैं, यूनियन का गठन करते हैं, निर्माण करते हैं, ठीक है। जिस तरीके से आप हमारे पूरे शरीर में, आप सिर्फ मुंह को शरीर नहीं कह सकते हैं, ठीक है, हाथ पैर, हमारा जो पेट है और हमारे जो बैकबोन है, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, एक ह्यूमन बॉडी बनाते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से जो स्टेट होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं किसी भी यूनियन का, और यहाँ पे हम पार्टिकुलरली बात कर रहे हैं इंडियन यूनियन का, ठीक है। एंड देयर इज़ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम एट दी स्टेट लेवल। तो देखो स्टेट लेवल पे भी क्या है, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है। जिस तरीके से हमने यूनियन पे एक पार्लियामेंट्री सिस्टम देखा, जिसमें जो पावर्स का डिवीजन है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में है, ठीक है। साथ में हमें देखने को मिला कि जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है उनके लिए अलग ऑर्गन्स बने हैं, उनको सुपरवाइज करने के लिए अलग ऑर्गन बने हैं। उसी तरीके से स्टेट लेवल पर भी क्या है, पावर का पैरेलली डिवीजन किया गया है, ठीक है।
and it derived from the Constitution of India Article 152 to 237। और देखो स्टेट गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो इसके बारे में हमें देखने को मिलता है भारत के संविधान में, जिसमें आर्टिकल 152 से आर्टिकल 237 तक क्या है इसका डिस्कशन किया गया है, ठीक है। एंड देर इज़ अ सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर बट विद रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तो देखो हमें क्या देखने को मिलता है, हमें सेपरेशन ऑफ पावर देखने को मिलता है, और ये जो सेपरेशन है वो किस किस में है, एक तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट में, दूसरा है लेजिस्लेटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट में, लेकिन साथ में क्या है ये एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का क्या करती है, स्टैब्लिशमेंट करती है, ठीक है। अब देख जिस तरीके से यूनियन पे लेजिस्लेचर है, ठीक है, जिसको हम लोकसभा कहते हैं, फिर एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, जो कि क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और पीएम बनाते हैं मिलकर, उसी तरीके से जो स्टेट होता है, स्टेट पर भी लेजिस्लेचर होती है और एग्जीक्यूटिव होती है, ठीक है, और वो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाते हैं। अब जो लेजिस्लेचर होते हैं उसमें देखो अदर मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी रहते हैं, बैठे रहते हैं, जो जीत कर आए होते हैं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और साथ में जो लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं और अपोजिशन पार्टी के जितने मेंबर होते हैं वो सारे कहाँ बैठते हैं, लेजिस्लेचर में बैठते हैं। वहीं एग्जीक्यूटिव में सिर्फ वो लोग बैठते हैं जिसने मेजॉरिटी पार्टी में क्या किया है, सीट्स को विन किया है और जिनको अपनी सरकार बनानी है, ठीक है। तो अगर एक पर्टिकुलर स्टेट को लेकर चलूँ, जैसे कि मैं अगर उत्तर प्रदेश को लेकर चलती हूँ, जिसमें ऑफ कोर्स मेरा स्टेट है तो मैं अच्छे से समझा पाऊंगी। तो उसमें जो लेजिस्लेचर ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट है, तो उसमें कई पार्टी के पॉलिटिकल पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं वो वहाँ बैठते हैं, जिन्होंने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से क्या है इलेक्शन को विन किया है, ठीक है। चाहे वो अखिलेश यादव हो गए सपा पार्टी के, मायावती हो गई, ठीक है, एसपी पार्टी के, किसी भी पार्टी के जितने भी या फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी होते हैं वो सारे जाकर कहाँ बैठते हैं, लेजिस्लेचर में बैठते हैं। लेकिन मेजॉरिटी पार्टी में किसकी आई है, बीजेपी की। तो वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट का क्या करती हैं, स्टैब्लिशमेंट करती हैं, जिसके हेड कौन है अभी, जैसे सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, उसी तरीके से जो लीडर है मेजॉरिटी पार्टी के वो योगी आदित्यनाथ हैं, जो सीएम भी हैं उत्तर प्रदेश के, और साथ में क्या करते हैं, सारी पावर्स को वही एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। और एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का क्या करते हैं ये लोग, स्टैब्लिशमेंट करते हैं, ठीक है। जिसमें स्टेट एग्जीक्यूटिव के कंपोनेंट्स देखो क्या होते हैं, देखो जो मेन मैंने बताया था जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, तो स्टेट पे कौन कौन से ऐसे लीडर्स होते हैं या फिर स्टेट पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आ जाते हैं गवर्नर, ठीक है। जिस तरीके से हमने इंडियन यूनियन को डिस्कस किया था तो वहाँ पर प्रेसिडेंट थे, वहीं अगर हम स्टेट की बात करें तो वहाँ पर कौन होते हैं, गवर्नर होते हैं, जिनको नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड भी बोला जाता है, ठीक है। ये नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, इनका काम सिर्फ ये होता है कि ये किसी भी बिल पर या एक्ट पर अपने साइन देते हैं और वो उस टाइम से क्या हो जाता है, लागू हो जाता है उस स्टेट में, ठीक है। लेकिन जो रियल पावर को एक्सरसाइज करते हैं वो एक स्टेट के होते हैं चीफ मिनिस्टर, ठीक है, जिनको हम रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी भी कहते हैं। साथ में जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उनको असिस्ट करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो कि सीएम की ही पार्टी से होते हैं, क्योंकि भाई एक ही पार्टी विन करती है किसी एक स्टेट में, वही मिलके क्या करती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाते हैं, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो लीडर होता है वो वहाँ का कौन बनता है, चीफ मिनिस्टर बनता है, ठीक है। और इन सारी चीज़ों के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर, इन सब सारे लोगों के बारे में हमें आर्टिकल 153 टू आर्टिकल 167 देखने को मिलता है, ठीक है। तो इन सारे आर्टिकल में हम डिस्कस करते हैं हमारे स्टेट के एग्जीक्यूटिव विंग को, ठीक है। तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी आराम से, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम गवर्नर को डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो जो गवर्नर होता है एक स्टेट पे, सबसे पहले तो वो हेड होता है, नॉमिनल हेड होता है, साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी होता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड का मतलब होता है हमारे जो भारत के संविधान है उसमें प्रोविजंस दिए गए हैं कि जो गवर्नर होगा वो किसी भी स्टेट का हेड होगा, ठीक है। एंड ही मस्ट बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 155। तो देखो 155 में ये दिया गया है कि गवर्नर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो उसको कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही हमेशा अपॉइंट करेंगे, ठीक है। और हम इन्हें इनके टर्म ऑफ ऑफिस की बात करें तो 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है किसको, गवर्नर ऑफ स्टेट को, अंडर आर्टिकल 156, ठीक है। एंड ही इज द एग्जीक्यूटिव पावर सिमिलर टू द प्रेसिडेंट बट एज द स्टेट लेवल। तो इनकी जो एग्जीक्यूटिव पावर होती हैं वो सारी बिल्कुल सिमिलर होती हैं, सेम टू सेम होती हैं। जो पावर्स किसकी होती हैं, प्रेसिडेंट की होती हैं। लेकिन जो प्रेसिडेंट होते हैं
वो यूनियन के हेड होते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन जो स्टेट होता है, स्टेट के हेड हमारे कौन होते हैं, गवर्नर होते हैं, और इनकी पावर कैसी होती है, सिमिलर होती है। प्रेसिडेंट के नीचे सारे गवर्नर्स होते हैं जो क्या करते हैं, अलग अलग स्टेट में गवर्न करते हैं, और प्रेसिडेंट की जिनकी निगरानी में या फिर प्रेसिडेंट की सलाह मशवरा से भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। और इनका ड्वेल रोल भी होता है एज अ सेंटर्स रिप्रेजेंटेटिव एंड द स्टेट हेड। इनका देखो ड्वेल रोल क्या होता है कि सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं, सेंटर के आप समझ रहे हो, यूनियन ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं स्टेट में, और साथ में स्टेट के हेड भी होते हैं, कौन, गवर्नर, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे क्वालिफिकेशन एंड ओथ ऑफ द गवर्नर। देन ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। सही बात है, जब आप स्टेट को, भारत के किसी भी राज्य को रिप्रेजेंट कर रहे हो एट द यूनियन लेवल और द स्टेट हेड हो, तो आपको, ये तो बिल्कुल भी नॉर्मल सी बात है कि आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, साथ में उसकी मिनिमम एज 35 ईयर्स होनी चाहिए, एंड नॉट अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर और होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब देखो यहाँ पे क्या है, वो लेजिस्लेचर का कोई भी मेंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, और ना ही किसी होल्ड और किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर वो कार्यरत होना चाहिए। मतलब सिंपल सी मैं यहाँ पे बता दूँ, सरकारी नौकरी वोकरी टाइप का नहीं होना चाहिए, ठीक है, या फिर किसी भी बड़े पद पर नहीं होना चाहिए, तो उसको गवर्नर नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। एंड एडमिनिस्टर ओथ टू स्टेट मिनिस्टर्स, और जो ओथ लेते हैं, ये शपथ लेते हैं, तो वो स्टेट मिनिस्टर्स की किस में लेते हैं, तो उनके लिए क्या करते हैं, जो स्टेट में मिनिस्टर्स हैं उनके लिए ओथ को क्या करते हैं, दे आर जस्ट लाइक फॉर्मली हैविंग देम प्लेज और अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो उन मिनिस्टर्स को क्या करते हैं, उनके साथ शपथ लेते हैं कि भारत का जो संविधान है उसको अपहोल्ड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट डिस्कस करेंगे द पावर्स ऑफ गवर्नर। तो गवर्नर की पावर्स को हम यहाँ पे अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, क्या क्या पावर्स होती हैं गवर्नर की। तो सबसे पहले इनकी एग्जीक्यूटिव पावर को देखेंगे। ही अपॉइंट द सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। वो एग्जीक्यूटिव पावर के तहत क्या करते हैं, स्टेट पर जो सीएम होते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं। देखो अपॉइंट की अगर मैं बात करूं तो उनका कोई डिस्क्रिशन नहीं चलता, उनको ये नहीं है कि हम इनको अपॉइंट कर देंगे एज अ सीएम वगैरह। जो जनता का अल्टीमेट फैसला होता है, जिस स्टेट के जो पीपल हैं या फिर जिस स्टेट के सिटीजन्स हैं, उनने जिस पॉलिटिकल पार्टी को विन कराया है, तो उस पॉलिटिकल पार्टी का उस स्टेट में जो भी लीडर होगा वो कौन बनेगा, इवेंचुअली चीफ मिनिस्टर बनेगा। और चीफ मिनिस्टर ही एडवाइस करेगा किसको, गवर्नर को, कि इन इन सारे लोगों को क्या बनाना है, मेरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में बनाना है, ठीक है। तो वो सारे मिनिस्टर्स क्या करेंगे, उनके सामने ओथ लेंगे, ठीक है, ओथ ऑफ अफर्मेशन बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो ये होता है। तो ये अपॉइंटमेंट अगर मैं बात करूँ, गवर्नर अपॉइंट करते हैं चीफ मिनिस्टर को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, तो उसको रॉन्गली आप इंटरप्रेट मत कर लें कि ये अपने डिस्क्रिशन से करते हैं, ठीक है। जब क्लियर मेजोरिटी आपको दिख रही है तो उसी पार्टी के जो लीडर हैं, टॉप लीडर हैं, उनको एज अ सीएम और सीएम की ही रिकमेंडेशन और एडवाइस पर क्या करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ये अपॉइंट करते हैं, ठीक है। एंड ही हैज़ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर द स्टेट ब्यूरोक्रेसी। और देखो स्टेट ब्यूरोक्रेसी होता है स्टेट पर, तो उसको ये क्या करते हैं, फॉर्मली एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। अगर मैं इनकी लेजिस्लेटिव पावर की बात करूं कि लेजिस्लेटिव पावर्स क्या क्या होती हैं गवर्नर की, देन ही समन प्रोरोग स्टेट लेजिस्लेचर। तो जो स्टेट लेजिस्लेचर होती है उसको ही क्या करते हैं, समन करते हैं और प्रोरोग भी करते हैं। समन का मतलब होता है बुलाना, और प्रोरोग का मतलब होता है उस चीज़ का मतलब ख़त्म कर देना एक तरीके से, ठीक है। उसको परमानेंट बात नहीं कर रही हूँ मैं, मतलब अगर कोई हाउस है उसकी आज सिटिंग चल रही है, पूरे काम वाम हो रहा है, तो उसका सम्मन जो कराया होगा वो किसने, गवर्नर ने कराया होगा। और जब वो उसको पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पूरे दिन की प्रोसीडिंग वगैरह हो जाएंगे, तो प्रोरोग सेशन लाके उसको एंड भी कर दिया जाता है, ठीक है। एंड लेजिस्लेटिव पावर्स की अगर हम बात करूं तो बाकी ये क्या करते हैं, एक्सेंट देते हैं अपने बिल्स पे। जितने भी बिल्स पास होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर से, ठीक है, तो उन पे अल्टीमेटली अपनी लास्ट एक्सेंट कौन देते हैं, गवर्नर ही देते। देन अगर मैं इनकी बात करूं, हाँ मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही थी, बीच में कॉल आ गया था। एंड समटाइम ही ऑल्सो रिजर्व्स द विल फॉर द प्रेसिडेंट। देखो कुछ बिल ऐसे होते हैं जो स्टेट में पास होने वाले होते हैं और जिनको गवर्नर की एक्सेंट चाहिए होती है,
तो उनको एक्ट बनाने के लिए। लेकिन गवर्नर के पास एक ऐसी पावर होती है कि उन सारे बिल्स को क्या कर सकते हैं, वो रिजर्व कर सकते हैं और जिस पे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मशवरा ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे कई सारे बिल होते हैं जो क्या करते हैं, गवर्नर्स रिजर्व करके रख लेते हैं एंड लेटर वो प्रेसिडेंट को सेंड कर देते हैं। फिर प्रेसिडेंट उस पर बताते हैं कि हाँ आप इस बिल को पास करो या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हम इनकी फाइनेंशियल पावर्स को यहाँ डिस्कस करेंगे। देन द मनी बिल इंट्रोड्यूस ओनली विद द गवर्नर्स रिकमेंडेशन। तो जितने भी मनी बिल होते हैं स्टेट में, वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नर की रिकमेंडेशन पर ही क्या किए जाते हैं, इंट्रोड्यूस किया जाते हैं इन स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम इनकी जुडिशियल पावर की बात करें, देन ही कैन ग्रांट पार्डन्स एंड रिप्राइव इन मैटर रिलेटिंग टू स्टेट लॉज। तो ये क्या करते हैं, जितने भी स्टेट लॉज होते हैं और जितने भी हमारे, अगर मैं बात करूं, नियम कानून हो गए, तो उसमें क्या है, ये ग्रांट कर सकते हैं पार्डन। पार्डन का मतलब होता है क्षमा याचना, किसी को भी क्षमा कर सकते हैं। ठीक है, रिप्राइव दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक स्कोप ये है कि जो गवर्नर होते हैं वो फांसी की सज़ा कभी किसी की माफ़ नहीं कर सकते। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही कर सकते हैं। तो इनके पास ये पावर नहीं होती है जुडिशल पावर की, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो ये थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा पॉइंट था जो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, पता होना चाहिए, ऐसे ही फन फैक्ट में याद कर लो। ठीक है, तो यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम इनकी डिस्क्रिशनरी पावर्स की गवर्नर की डिस्कस करेंगे एंड ऑफ कोर्स द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और ऑफ द गवर्नर। ठीक है, डिस्क्रिशनरी पावर्स को कब ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, देन अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर व्हेन देयर इज नो क्लियर मेजॉरिटी इन स्टेट लेजिस्लेटिव। ओके, तो देखो कभी कभी ऐसा होता है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर होती है उसमें कोई क्लियर मेजॉरिटी देखने को नहीं मिलती है। तो उस पोजीशन में क्या होता है, जो गवर्नर होते हैं वो अपनी इच्छा से क्या करते हैं, सीएम को अपॉइंट कर देते हैं। ये भी देखो अपनी इच्छा से कुछ नहीं होता है। जब भी किसी स्टेट में ऐसा टाई की सिचुएशन देखते हैं जहाँ कोई क्लियर मेजॉरिटी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा 100% चांसेस ऐसे बन जाते हैं कि दो पॉलिटिकल पार्टी आपस में सरकार बना लेती हैं। ठीक है, तो ये हमने कई बार देखा है। तो उनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो कौन करता है, फिर गवर्नर ही करते हैं। एंड डिसमिसल ऑफ गवर्नमेंट लूजिंग मेजॉरिटी, और अगर जो गवर्नमेंट है वो मेजॉरिटी लूज कर रही है तो क्या करते हैं, तो उसमें ये गवर्नमेंट को क्या करते हैं, डाउन कर देते हैं। कौन, गवर्नर। मतलब जब कोई क्लियर मेजॉरिटी नहीं है तो डिसमिसल कर देते हैं, पूरे डिसमिस हट हो जाओ यहाँ से। एंड देयर इज सेंडिंग रिपोर्ट्स थ्रू प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 356। तो देखो मैंने यहाँ पे बताया था आपको स्टार्टिंग में ही, जो गवर्नर होते हैं उनकी ड्वेल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, वो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव के उसमें भी काम करते हैं। तो ये जो पावर है या फिर जो ये काम करते हैं वो अंडर आर्टिकल 356 आता है, जिसमें ये क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को अपनी रिपोर्ट को देते हैं। ठीक है, ये सेंड करते हैं जो भी रिपोर्ट्स होती हैं प्रेसिडेंट को टाइम टू टाइम कि किस तरीके से फंक्शनिंग हो रही है स्टेट लेजिस्लेचर में। ठीक है, एंड ही ऑल्सो रिजर्व सर्टेन बिल फॉर द प्रेसिडेंट। और अभी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत सारे बिल ऐसे होते हैं जो स्टेट लेजिस्लेचर में पास होने वाले होते हैं, जिन पे गवर्नर अपना साइन मोहर ना लगा कर क्या करते हैं, उनको रिजर्व कर लेते हैं। लेटर दे सेंड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की राय और मशवरा लेने के लिए वो वहाँ पर भेज दिए जाते हैं। ठीक है, बाद में वो पास होते हैं नहीं होते हैं वो दूसरी बात है। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ गवर्नर। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन गवर्नर की डिस्कस करें, देन ही इज़ द नॉमिनल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ये एक नॉमिनल हेड होता है गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का। जबकि यूनियन पर जो नॉमिनल हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है वो होता है प्रेसिडेंट। ठीक है, इनका कोई काम नहीं होता है, बट एक हाईएस्ट बॉडी और हाईएस्ट अथॉरिटी बना दिया है गवर्नर को और प्रेसिडेंट को। ठीक है, एंड ही इज़ एक्सपेक्टेड टू एक्ट ऑन एड एंड द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और इनसे उम्मीद की जाती है कि ये अपनी जो काम है वो किसके एडवाइस पर करेंगे, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, कहाँ के, उस स्टेट के। ठीक है, मैं यहाँ पे यूपी लिख दे रही हूँ, यूपी से मैं हूँ तो मैं यूपी ही लिख दूंगा जगह। तो यूपी में जितने भी हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, COM है, उनकी एडवाइस लेकर ही, ठीक है, कौन काम करेगा, हमारे गवर्नर काम करेंगे। और गवर्नर उन सारे बिल्स पे क्या करेंगे, अपने साइन करेंगे, जिसको एक्सेंट कहते हैं। देन वो बिल क्या बन जाते हैं, एक्ट बन जाते हैं। लेकिन सर्टेन बिल्स ऐसे होते हैं जिन पे वो अपने एक्सेंट नहीं देते हैं और उनको क्या करते हैं, आगे जाके रेफर कर देते हैं, किसको, प्रेसिडेंट को। ठीक है, फिर प्रेसिडेंट सोचते हैं इस पे साइन करने हैं या नहीं करने हैं। ठीक है, तो इतना काम होता है एक तरीके से। तो बीच में कौन बन गई, ही एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको
पता होनी चाहिए। अगर हम डिबेट की बात करें, देन पोस्ट ऑफन क्रिटिसाइज एज एजेंट ऑफ सेंटर। तो इनकी जो पोस्ट होती है तो वो इसलिए क्रिटिसाइज़ की जाती है कि ये ना जो हमारा भारतीय संघ है, ठीक है, जिसको हम यूनियन कह रहे हैं, तो उसके एजेंट के मतलब सेंटर का जो एजेंट है उसके लिए बोला जाता है कि नहीं, ये तो हमेशा उनकी ही बजाते हैं जो सेंटर पे सरकार बनी है। क्योंकि बहुत सारे स्टेट पे दूसरी पार्टी की सरकार है, सेंटर पे दूसरी पार्टी की सरकार है, और गवर्नर के बीच में लेके भी कई सारे मतभेद हो जाते हैं और कई सारी चीज़ें हो जाती हैं। एक बार शायद कर्नाटका की गवर्नमेंट थी, वो ऑफिस के बीच में उठ के चले आए थे, तो बहुत हल्ला हो गया था उस चीज़ को लेके, और उनको बहुत ज़्यादा बाद में क्रिटिसाइज़ भी किया जाता, ठीक है। नेक्स्ट, सरकारिया एंड पंची कमीशन रिकमेंड रिफॉर्म्स। देखो, जो सरकारिया कमीशन बना और जो पंची कमीशन बना, उसमें ना बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए थे कि किस तरीके से स्टेट और सेंटर के जो रिलेशंस हैं उन पे क्या करना चाहिए, रिफॉर्म्स लाने चाहिए, या उनको किस तरीके से क्या करना चाहिए, शेप करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो कमीशन है, सरकारिया एंड पंची कमीशन, तो ये क्या है, अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में किससे रिलेटेड है तो आपको पता होनी चाहिए। ये क्या है, रिकमेंडेशन से रिलेटेड है, जिसमें स्टेट और सेंटर के बारे में रिकमेंडेशन दी जा रही है, ठीक है। तो आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। यहाँ पे हमने गवर्नर को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है, ठीक है। कल हम सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिस्कस करके इसको यहीं एंड कर देंगे, पूरा स्टेट एग्जीक्यूटिव को, ठीक है। मोहल्ले में शादी है, बहुत आवाज़ आ रही है तो मुझे डिस्टर्बेंस भी हो रहा है, एंड मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब है, तो बी कोऑपरेटिव लिटिल बिट। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो दोबारा देख लेना, शॉर्ट नोट्स बना लेना इसके। शॉर्ट तो वैसे ही है, बस एक दो बार देख लोगे तो फिर याद हो जाएगा, ठीक है। एंड तब तक पढ़ते रहो, मस्ती करो आराम से, और शादी अटेंड करो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कोई भी इससे रिलेटेड डाउट हो तो प्लीज़ मेक श्योर आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दे, मैं उसको बाद में आपको आंसर कर दूँगी, ओके। ठीक है, बाय बाय।